हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आई एम सॉरी कि आज का ये वीडियो आपको थोड़ी देरी से मिल रहा है क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम था। तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फेंग फाइनली जाकर उस गोल्डन हॉर्न ट्राइब के अंदर आ चुका था, लेकिन तभी वहाँ के लोग ह्यूमन ट्राइब के लोगों के साथ में किसी भी तरीके से कोई रिलेशनशिप कायम नहीं रखना चाहते थे। और इसी की वजह से वहाँ पर लुओ फेंग को देखते ही उन सारे ही लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर जाता है, क्योंकि लुओ फेंग ह्यूमन ट्राइब से बिलोंग करता था। तो फिर तभी उन सारे ही लोगों ने लुओ फेंग को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। लुओ फेंग इस बात को सीधे तौर पर समझता था कि क्योंकि ये लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू स्ट्रेंथ को ही करते हैं, तो अगर वो फाइट को डिनाई करेगा तो फिर लुओ फेंग इनकी नज़रों में ख़राब बन सकता है। जबकि यहाँ पर अगर लुओ फेंग फाइट को जीता तो फिर डेफिनेटली ये लोग उसकी स्ट्रेंथ का लोहा मानेंगे और फिर इन लोगों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश होने के चांसेस पहले से काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही यहाँ पर इन दोनों को चैलेंज किया जाता है तो फिर दोनों ही यहाँ पर आ चुके होते हैं एरिना के अंदर। और एरिना के अंदर का सीन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जहाँ पर गोल्डन हॉर्न ट्राइब के लोग जो थे वो यहाँ पर अपने साथी को बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं, जबकि लुओ फेंग से उनमें से किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। सभी यहाँ पर अपने साथी चैन को नारा लगा रहे होते हैं कि वो ही यहाँ पर इस गेम को जीतेगा। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग भी यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार होता है, एरिना पूरे तरीके से बन चुका होता है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रोश के साथ में खड़े हुए थे। चैन तभी यहाँ पर कह रहा होता है कि ठीक है, चलो एक बार अब इस बैटल को करके देख ही लेते हैं, जहाँ पर हमें उसके पास भी लुओ फेंग के जैसा आर्मर देखने के लिए मिलता है। और तभी वो कह रहा होता है कि मैं अपनी गोल्डन हॉर्न ट्राइब को डेफिनेटली यहाँ पर लेट डाउन तो फील नहीं कराऊंगा। जिसके बाद चारों ही तरफ यहाँ पर एक शील्ड बैरियर लगा दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर सभी लोग देख रहे थे और कहने लगे होते हैं कि ये बर्थ प्लेस से यान शेंग बिंग की और काउंटलेस सीक्रेट टेक्निक का भी इजाद हुआ था। और सभी लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड थे। एल्डर काबू भी कह रहे होते हैं कि अब मुझे इस कंपटीशन को देखना ही होगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ यहाँ पर ह्यूमन रेस का बंदा था, जबकि दूसरी तरफ इनकी गोल्डन हॉर्न ट्राइब का बंदा होता है। तो फिर ये लोग कह रहे थे कि हमारी ट्राइब यहाँ पर आगे निकलेगी और डेफिनेटली हम लोग इस ह्यूमन ट्राइब को सप्रेस कर देंगे। वो लगातार शैन के नाम के नारे लगा रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी 6 लेवल ऑफ डिवाइन वेपन का यूज़ करने लग जाता है और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा यहाँ पर डोमेन बन चुका होता है। जबकि लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने वेपन के 6 लेवल का ही यूज़ करता है। दोनों ही यहाँ पर सेम पावर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन दोनों की स्ट्रेंथ जो बराबर की ही होती है। जबकि ये दोनों ही यहाँ पर रैन ऑफ सोर्ड नाम की एक टेक्निक का यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही तरफ बराबर का प्रेशर था। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग जब हमला कर रहा होता है तो फिर सडनली यहाँ पर उसकी रेन ऑफ सोर्ड वाली टेक्निक थोड़ी हल्की पड़ रही होती है इस बंदे चैन से, जिसकी वजह से ये दिखाया जाता है कि लुओ फेंग कहीं ना कहीं थोड़ा घबराता हुआ नजर आ रहा था और कहता है कि इसकी सोर्ड टेक्निक तो वाकई में मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा भी यहाँ पर अपनी थर्ड पावर को यूज़ करते हुए आगे बढ़ता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो और भी ज़्यादा डबल ट्रिपल प्रेशर को लगाते हुए लुओ फेंग के ऊपर हमला करता है। रेन ऑफ सोर्ड दिखाई जाती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है एक ह्यूज सोर्ड के अंदर। जबकि लुओ फेंग भी ये देखते हुए तुरंत ही अपनी वाली सोर्ड को भी कंबाइन करता है। और दोनों के बीच में ही एक टक्कर हमें देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर लगातार वेपन्स आपस में टकरा रहे थे और आसपास का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड हो रहा होता है। लुओ फेंग की सोर्ड यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जबकि ये बंदा अपने वेपन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर नज़र आ रहा होता है। अंत में दिखाया जाता है कि वो अपनी सोर्ड के साथ में इतना ज़्यादा प्रेशर लुओ फेंग की सोर्ड के ऊपर लगाता है कि उसकी स्ट्रेंथ की वजह से लुओ फेंग की सोर्ड के अंदर क्रैक्स आने लगे होते हैं। लुओ फेंग तो ये चीज़ देख ही रहा होता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गोल्डन हॉर्न ट्राइब के लोग ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो अपने बंदे को नारे लगा लगा के यहाँ पर और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे। जबकि वो कहता है कि तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ना। लुओ फेंग को नीचा दिखाते हुए कह रहा था कि अभी मैं तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। और ये कहकर वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी सारी सोर्ड की पावर को कंबाइन करके जब उसके प्रेशर को रिलीज़ करता है और हमें दिखाया जाता है होली स्पेस बिल्डिंग नाम की इस टेक्निक को, जिसके ऊपर सवार होकर वो बंदा काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये चीज़ देखकर लुओ फेंग भी उससे जाकर एकदम ही भिड़ जाता है।
ये देखकर यहाँ के सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये फाइट क्या मोड़ लेगी, जबकि लुओ फेंग कह रहा होता है कि ये जो सीक्रेट टेक्निक ये बंदा यूज़ कर रहा है, इस तरीके की सीक्रेट टेक्निक तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं की, मैंने यहाँ पर इस तरीके की सीक्रेट टेक्निक को कभी देखा तक नहीं है। जबकि लुओ फेंग कहता है कि बस अब वक्त आ चुका है कि अपनी पावर को मोबिलाइज करके यहाँ पर इस बंदे को सबक सिखाया जाए। लुओ फेंग तुरंत ही अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की आइज़ यहाँ पर ओपन होती है तो लुओ फेंग की आइज़ के अंदर भी हमें उसकी झलक देखने के लिए मिलती है। लुओ फेंग की बॉडी के ऊपर उसकी बॉडी का असर साफ नज़र आ रहा था और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की सोड अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर हो चुकी होती है। जबकि लुओ फेंग यहाँ पर न रुककर अपनी मोशक लैंड के क्लोन का भी यूज़ करता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग की पावर अब पहले से भी ज़्यादा दोगुनी हो चुकी होती है। फिर वो उसी सारी पावर को कंबाइन करके जब स्ट्रेंथन करके अटैक करने लग जाता है तो अब ये अटैक वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर हो चुका था, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है एरिना के अंदर। जिसके बाद ये बंदा अपनी काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा लेता है और अपनी फुल टू पावर यूज़ करने के बावजूद भी लुओ फेंग लगातार आगे बढ़ता है और लुओ फेंग की पावर से इस बंदे की सोच चकनाचूर हो चुकी होती है। जबकि वो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिर कैसे वो एक ह्यूमन के सामने हार चुका है। सारे ही लोग ये नज़ारा देखकर एकदम से ही बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो हाफ रहा होता है, जबकि लुओ फेंग उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा था। ये देखकर यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे। लुओ फेंग कहता है कि ये मेरा ऑनर रहा तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने का। ये सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। हालांकि वो अपने आप से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हो चुका था और अपना हाथ वहीं पर पटकते हुए कहने लगा होता है कि नहीं, मैं हार चुका हूँ इस फाइट को और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं रहा। ये सुनकर लुओ फेंग कहने लग जाता है कि हम दोनों ही सोल्जर्स हैं और कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो इस फाइट के अंदर। इवन मैं भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से तुम्हारे साथ में फ़ाइट कर पाया हूँ। इवन वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में कम्पीट करने के लिए तो आया ही नहीं हूँ। ये यहाँ पर बात चल रही है कि आखिर इस जंगल के अंदर कौन यहाँ पर कब तक सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पर लॉ ऑफ सर्वाइवल की बात है और पूरे के पूरे एंटायर यूनिवर्स के अंदर यहाँ पर कुछ इतने ज़्यादा पावरफुल ग्रुप हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वजह से हमें भी यहाँ पर फ्रेंड बन जाना चाहिए और अगर इस पूरे ही यूनिवर्स के अंदर अगर हम एक दुश्मन बनाएं या फिर इससे अच्छा हो कि हम एक दोस्त बना लें तो फिर मुझे लगता है कि हमें एक दोस्त ही बनाना चाहिए। लुओ फेंग की बात बहुत ज़्यादा गहरी थी और ये सुनने के बाद आसपास के सारे ही लोग इस पर विचार करने लग जाते हैं। जबकि हमें चेयरमैन भी दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए थे। लुओ फेंग का गार्ड भी वहाँ होता है। जबकि लुओ फेंग कहता है कि गोल्डन हॉर्न ट्राइब और ह्यूमन ट्राइब कभी भी दुश्मन नहीं रही है, हम लोग दोस्त हैं। ये कहने के बाद लुओ फेंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो फिर वो भी लुओ फेंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा लेता है। उसके बाद वो सभी के सामने लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ में विजेता भी घोषित कर देता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सारे ही लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं और यहाँ पर वो बंदा भी खुशी खुशी कहता है कि ह्यूमन ट्राइब और गोल्डन हॉर्न ट्राइब कोई दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त हैं दोस्त। ये सुनकर यहाँ पर सारे ही लोग नारे लगाने लग जाते हैं इस बात के और सभी बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब लुओ फेंग अपने गार्ड के साथ में उस जगह से होते हुए जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कहने लगा होता है कि मैं आपको युआन लाओ से मिलवा दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर मिलना होगा उस ट्राइब डिस्ट्रॉइंग बीस्ट के साथ में भी। और हमें बताया जाता है कि बीस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जो कि यहाँ पर कभी ना कभी ट्रबल को कोस करता रहता है। लुओ फेंग वहाँ से गुजरता हुआ जा ही रहा था, सभी सडनली उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर महसूस होने लगा था, लेकिन इतनी ही देर में वो प्रेशर वहाँ से ख़त्म भी हो जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बंदा बताने लगा होता है कि जो बीस्ट है दिन ब दिन यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करता जाता है। इसके अटैक जो है हमारी डिफेंस एरिया के ऊपर लगातार आते जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है ये। जिसके बाद कहता है कि इसकी अटैक रेंज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर आप इसके पास जाना चाहते हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता कि आप सेफ रहेंगे या फिर नहीं। जबकि लुओ फेंग कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और ना ही मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो। ये बात कहने के बाद लुओ फेंग यहाँ से जा रहा होता और अपने गार्ड को भी वहीं पर रोक देता है।
हमें वो डिस्ट्रक्शन बीस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि इस जगह पर मौजूद था और एकदम से ही गोल्डन होर्न बहमूद के बराबर की टक्कर का ही लग रहा होता है। वो एकदम से ही लुओ फेंग को देखकर भड़क जाता है और यहाँ पर वो चेन्स के थ्रू बंधा हुआ था, जबकि लुओ फेंग को देखते ही वो कह रहा होता है कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। जबकि लुओ फेंग यहाँ पर कहता है कि ये पीक ऑफ सोर्ड मास्टर पे तो एटलीस्ट होगा, इसकी स्ट्रेंथ मुझे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी नज़र आ रही है। जबकि वो कहता है कि ह्यूमन, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। ये सुनकर यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी लो ऑफ टाइम की पावर का यूज़ करता है, जिससे कि आसपास का सारा ही टाइम यहाँ पर रुक चुका होता है और ये उसका एक सीक्रेट मेथड होता है। जिसके बाद दिखा जाता है कि बाहर खड़े हुए लोग भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये जो डिस्ट्रॉइंग बीस्ट है ये अंदर कुछ ना कुछ कारनामा कर रहा होगा। जबकि उसके सामने यहाँ पर अपना लुओ फेंग खड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर लुओ फेंग उससे डरने भी नहीं वाला है। जबकि हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इससे वजह से तो मेरे जो ब्लड का फ्लो है वो तक रुक चुका है। वाकई में इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये तो मेरे एक्शंस के साथ साथ मेरी इंटरनल बॉडी के एक्शंस को भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर पा रहा है, इवन कोर्ट्स को भी ये चेक कर पा रहा है। जबकि यहाँ पर लुओ फेंग समझ जाता है कि असल में इसको बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और क्योंकि यहाँ पर ये ह्यूमंस को भी कुछ खास पसंद नहीं करता, तो इसकी वजह से इसे लुओ फेंग के ऊपर भी गुस्सा है। लुओ फेंग अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू यहाँ पर उसकी कनेक्ट कर पा रहा होता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बीस्ट होता है वो लुओ फेंग को देखते ही चिल्लाने लगा था, जबकि लुओ फेंग अपनी गोल्डन हॉर्न बहमूद बॉडी के साथ उसके साथ में बातचीत करने की कोशिश करने लगा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। वो लुओ फेंग को चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैंने इस तरीके की पावर यहाँ पर 2000 युगों से अभी तक महसूस नहीं की थी जिस तरीके की मैं आज तुम्हारे पास से महसूस कर रहा हूँ। उसकी बात सुनने के बाद लुओ फेंग कहने लग जाता है कि 2000 युग यानी कि 20 मिलियन ईयर, तो इसका मतलब ये यहाँ पर इतने वक्त से कैद है। लुओ फेंग को उसके लिए कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन ये बीस्ट भी तो इतना ज़्यादा खतरनाक है। लुओ फेंग इससे बातचीत करने की कोशिश करता है, उससे कहने लगा होता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ट्रैप हो, लेकिन अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें इस जगह से आज़ाद करवा कर भी लेके चला जाता। और कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकूँगा। तुम्हारा दिल इस चीज़ को लेकर एटलीस्ट थोड़ा तो शांत होगा ही। और कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो फिर यहाँ के एल्डर तुम्हें रिहा कर देंगे। बट ये सुनकर तो वो हंसने लग जाता है और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर मौत के घाट उतार कर आखिर तुम कैसे ये बातें कह सकते हो। मैं इस बात का उनसे डबल या फिर उससे भी ज़्यादा हर्जाना कबूलूंगा और याद रखना कि मैं उन्हें दंड ज़रूर से ही दूंगा इस बात का। और वो और भी ज़्यादा गुस्से से अपने हाथ पैरों को पटकने लगा था, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर वो जो लो ऑफ टाइम होती है वो वहाँ पर वापस से ठीक होने लगी थी। जबकि लुओ फेंग यहाँ पर उसके करीब होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है लुओ फेंग के साथ कोऑपरेट करने के लिए। जबकि वो लुओ फेंग से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो लुओ फेंग कहता है कि एक बार प्लीज़ मेरी बात मान कर तो देखो। हमें दिखाया जाता है कि अब ये सीन यहीं पर ख़त्म हो चुका था। लुओ फेंग वहीं वापस आ चुका होता है। गार्ड पूछने लगा था कि आप ठीक तो हैं, तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ मैं ठीक ही हूँ। जबकि यहाँ पर वो गोल्डन हॉर्न ट्राइब का गार्ड भी उससे पूछ रहा होता है कि सच में सब कुछ ठीक है। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ बॉडी का कुछ अंग यहाँ पर लेकर आ गया था और सभी को दिखाने लग जाता है। ये देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कहने लग जाते हैं कि क्या इसने हमारी बात को सच में मान लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग उसकी तरफ को अब देखने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा होप के साथ में, क्योंकि शायद लुओ फेंग इसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में मना भी चुका है और इससे यहाँ पर डील भी कर चुका है। जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब इसका फेट जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। जबकि हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि वो बीस्ट भी यहाँ पर लुओ फेंग की तरफ इशारा करता है, तो फिर लुओ फेंग भी यहाँ पर उसकी तरफ को इशारा करने लगा होता है। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर लुओ फेंग को आगे भी जाना था इस जगह के चेयरमैन यानी कि मिस्टर युआन लाओ से मिलने के लिए, लुओ फेंग को उनसे भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, तो फिर कह रहा होता है कि ठीक है मुझे एल्डर के पास लेकर चलो। ये सीन कट होते ही हमें दिखाया जाता है कि गार्ड इन्हें एल्डर के पास में लेकर आ जाता है। वो भी इसका काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहा था। उसके हाथ में एक टैबलेट होती है एंड इस टैबलेट के अंदर यहाँ पर एक एग्रीमेंट लिखा हुआ था जो कि यहाँ पर ह्यूमन और साथ ही गोल्डन हॉर्न ट्राइब के बीच के संबंधों को और भी ज़्यादा गहरा कर सकता था। उसने इन सारे ही एग्रीमेंट के ऊपर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ लिया होता है। कहता है कि यकीनन इसमें हमारी ट्राइब का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी बात क्यों मानूँ।
लुओ फेंग कह रहा होता है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, हमने तो आपको हमेशा बराबर ही ट्रीट किया और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे भी हम यहाँ पर आपको बराबर से ही ट्रीट करेंगे, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। ये सुनने के बाद तो वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि ह्यूमन ट्राइब की आदत रही है ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की, लेकिन अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते, और कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं है। ये सुनकर लियो फेंग कहता है तो फिर इस तरीके से तो फिर उस डिस्ट्रक्शन बीस्ट को भी आपकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए। आपने उसे इतने युगों युगों से जो कैद करके रखा हुआ है, तो फिर इस हिसाब से तो आपकी बात का भी कोई महत्व होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो एल्डर युआन लाओ लुओ फेंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखते हैं और फिर सडनली वो हंसने भी लगे थे। वो लुओ फेंग के इस आउट स्पोकन बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश हुए होते हैं और कह रहे थे कि यकीनन तुम्हारी बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और हमारी ट्राइब भी तुम्हारी ट्राइब की कोई दुश्मन नहीं है, और वैसे भी मैं खुद नहीं चाहता कि यहाँ पर चीज़ें हमारे लिए या फिर तुम्हारे लिए ख़राब हो। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब शायद वक्त आ चुका है कि हम लोग आपस में दोस्त बने, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ख़राब सा है। यहाँ के लोगों को अभी भी ह्यूमन ट्राइब के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जबकि लुओ फेंग को यहाँ पर एरिना वाली बात याद आती है कि जब वो मैच जीता था तब तो यहाँ पर सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो लुओ फेंग कह रहा होता है कि डेफिनेटली यहाँ के लोग खुश तो हैं, लेकिन असल में कोई तो है जो कि यहाँ पर जानबूझकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रहा है, और यहाँ पर ह्यूमन ट्राइब के खिलाफ कुछ ना कुछ वो अपनी रणनीतियाँ चला रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पर मिस्टर युआन लाओ कहने लगे होते हैं कि हाँ, इंडीड यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ह्यूमन रेस के खिलाफ भड़काते हैं यहाँ के लोगों को, और इसी वजह से यहाँ पर हो रहा है। अदरवाइज़ मुझे तो ये लगता है कि हमारी ये जो ट्राइब है इसके अंदर हमें ह्यूमन के साथ में फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत से ही ज़रूरत रहेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए भी कुछ ना कुछ परेशानियां तो फिर हैं ही। लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ, और अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो फिर ये परेशानियां इंडीड ख़त्म हो जाएंगी। ये सुनने के बाद वो कहने लग जाते हैं कि हाँ फिर ठीक है, तो फिर मैं तो डेफिनेटली तुम्हारे साथ में अलाइंस बनाना चाहूँगा। लुओ फेंग भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फाइनली वो कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। और ये कहने के बाद वो यहाँ पर लुओ फेंग को उस जगह के होली ग्रिल को दिखाने लग जाते हैं। वो कह रहे थे कि ये जो होली ग्रिल है वो यहाँ पर हमारे सिलदुल के द्वारा छोड़ी गई है, वो हमारे एंसिस्टर हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तुम्हें पता है इसके अंदर अगर तुम जाओगे तो फिर तुम्हें क्योस कप से भी ज़्यादा काउंटलेस एनलाइटमेंट हासिल होगी, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन आज तक यहाँ पर इस चीज़ को कोई भी पूरे तरीके से तो बिल्कुल नहीं समझ चुका। हालांकि थोड़ा बहुत तो यहाँ के जीनियस इस समझ चुके हैं, लेकिन पूरे तरीके से इसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले ही पल लुओ फेंग उस एंशियंट आर्टिफैक्ट के पास आ चुका होता है जो कि इस जगह के एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया है। तभी बबाता बता रही होती है कि जो स्टील टावर तुम्हें दिख रहा है वो होली प्लेस के अंदर लोकेटेड है, साथ ही ये होली सिटी का कोर भी समझा जाता है। जिसके बाद लुओ फेंग को बता रही थी कि लुओ फेंग सिर्फ कुछ ही जीनियसिस ऐसे होते हैं जिन्हें इस जगह पर काम करने का या फिर अपनी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, और तुम वाकई में उनमें से एक हो। डेफिनेटली तुम्हारी किस्मत यहाँ पर चमक गई है। लुओ फेंग को बता रही होती है कि यहाँ पर और भी यान शेंगबिंग के मूव्स के बारे में काफ़ी कुछ तुम्हें देखने के लिए के अलावा भी तुम्हें यहाँ पर ढेर सारी सीक्रेट टेक्निक्स भी दिख जाएंगी लुओ फेंग। और फिर कहने लगी होती है होली ग्रिल के पास तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन लुओ फेंग जैसे ही उसके अंदर जाकर एंटर करता है तो फिर लुओ फेंग को यहाँ पर कुछ डेविल लाइक एग्जिस्टेंस फेस करने के लिए मिलती है। लुओ फेंग को कुछ अनजाना सा फियर होने लग जाता है, पता नहीं क्यों लुओ फेंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा प्रेशर उस वक्त पर पड़ने लगा था। लुओ फेंग कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है कि असल में ये जो होली ग्रिल है ये यहाँ पर एक जाइंट एक्स फाइट के कुछ कुछ सीन्स को भी यहाँ पर रेजोनेट कर रही थी। एक हाई रैंकिंग की कुछ फाइट यहाँ पर हो रही होती है। लुओ फेंग को यहाँ पर पता चलता है इसके ओनर के संघर्षों के बारे में और उनकी कुछ चाइल्डहुड की मेमोरीज और साथ ही उनके फेयर्स के बारे में भी। लुओ फेंग के ऊपर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर पड़ रहा होता है इस वक्त के लुओ फेंग इसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता। और लुओ फेंग कह रहा होता है कि अगर इस जगह पर वो एल्डर होता तो फिर वाकई में उसको यहाँ पर काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता। लुओ फेंग यहाँ पर इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और अल्टीमेटली यहाँ पर डर के रुकता भी है। लेकिन तभी लुओ फेंग कहने लग जाता है, लेकिन एक मिनट,
अगर यहाँ पर डर की पावर को भी यूज़ किया जाए तो उसको भी ब्रेक थ्रू के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और कह रहा होता है कि डेफिनेटली शिरोड ने भी यहाँ पर इस चीज़ को ट्राई किया होगा। इंडीड उन्होंने यहाँ पर किसी तरीके से हमें वार्न करने की कोशिश की है कि हमें अपने डर को कभी भी रेस्ट करना नहीं चाहिए, इंस्टेड हमें इसको एम्ब्रेस करना होगा। और ये कहते हुए लुओ फेंग एक पहाड़ के ऊपर से छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लुओ फेंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो थी वो पोर हो रही होती है। और लुओ फेंग आ जाता है एक दूसरी सी ही जगह पर। और वहाँ पर आने के बाद लुओ फेंग को काफ़ी सारी इनलाइटमेंट भी हासिल होती है। लुओ फेंग उस जगह से होके एक दूसरी जगह पर आ चुका होता है। और डेफिनेटली ये जगह यहाँ पर लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करवाने वाली थी। उसकी ओवरऑल कल्टीवेशन के अंदर लुओ फेंग आसपास के एरिया को यहाँ पर काफ़ी धीरे धीरे करके समझने की कोशिश भी करता है। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।